दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश एक समग्र परिचय, यानी कि उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन आज हम देखते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को आज हम देखते हैं उसका नाम 1836 में कुछ और था, है ना। और लखनऊ हमेशा से यूपी की राजधानी नहीं रही है। यूपी की राजधानी एक वक्त पर आगरा और प्रयागराज भी रही है, राइट। ठीक है, तो चलिए इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। देखते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, ये क्या है? हिस्ट्री ऑफ नेम्स, यानी क्या कि उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास। तो अब हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम किस तरीके से और कब कब बदला गया था, राइट। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। ओके, देखिए जो सफ़र शुरू होता है, ये सफ़र शुरू होता है 1836 में। 1836 में इसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, है ना। अंग्रेजों के टाइम पर इसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। उसके बाद 1877 में, 1877 में इसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध, राइट। आप ये ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते थे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध, यानी कि इसमें अवध को भी शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद 1902 में, 1902 में इसे कहा गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। यह है आगरा एवं उत्तर प्रदेश का, आगरा एवं उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत 1902 में। ठीक है, यह था। और 1937 में, 1937 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया। ये भी, इसे भी आप यूपी कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत 1937 में। और इसके बाद ओके, ऑलराइट, इसके बाद 24 जनवरी 1950 को, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश, ऑफिशियली इसे यूपी कहा गया, ऑफिशियली इसे उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक है, और यही कारण है कि 24 जनवरी को हर साल हम उत्तर प्रदेश हम दिवस मनाते हैं, यूपी डे मनाते हैं। 24 जनवरी को ही हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, राइट, उत्तर प्रदेश दिवस। यही कारण है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही हमारे राज्य का जो नाम है उत्तर प्रदेश, उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्लियर है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, कभी कभी क्रोनोलॉजी में इसे पूछ लिया जाता है क्रम से लगाने के लिए। ठीक है, या तो मैच द कॉलम में कि 1836 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, एक साइड दे देगा ये सन दे देगा, दूसरी साइड दे देगा नाम दे देगा, तो आपको मैच द कॉलम में पूछ सकता है ये। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए। उसके बाद अब बात करते हैं जर्नी ऑफ कैपिटल, यानी कि जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के नाम का सफर देखा, वैसे अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी का सफर। किस तरीके से राजधानी आगरा से लखनऊ शिफ्ट हुई, राइट, आगरा से लखनऊ। तो 1836 में ही, जब 1836 में, यहां देखिए, जब इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत, तो उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, आगरा। क्लियर है? ओके, यानी कि शुरुआत में उत्तर प्रदेश की जो पहली राजधानी थी वो बनी आगरा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट और लास्ट वाला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है 1858। 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को कंट्रोल, प्रशासन का जो कंट्रोल था उसको बदला, और 1858 में जो राजधानी है उसको प्रयागराज शिफ्ट कर दिया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके पश्चात इसका जो राजधानी है वो बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, राइट। ओके, जबकि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में डिटेल में आप जीएस वाले क्लास में पढ़ेंगे ही, जब हम जीएस की जो सेकंड सेक्शन है इस सिलेबस का वो कवर करेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद अब अगला आता है 1921 में। अब देखते हैं कि 1921 में क्या हुआ था। 1921 में यह फैसला हुआ कि राजधानी लखनऊ होगी, है ना। राजधानी क्या होगी? लखनऊ होगी, वो भी आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, आंशिक रूप से, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद 1935 आता है। 1935 में ये पूरी तरह से, यानी कि फुल कंप्लीट राजधानी का इसको दर्जा मिल गया लखनऊ को, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार, ठीक है, पहली बार उत्तर प्रदेश को कंप्लीट स्टेट का, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है, ठीक है, वो लखनऊ, उसको कंप्लीट, उसको पूरी तरीके से दर्जा कब मिला? तो वो है 1935 में। 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश का फुल
स्टेट, पूरी तरीके से फुल कैपिटल का दर्जा मिल गया, राजधानी का दर्जा मिल गया, ठीक है। और 1935 से ही लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है। 1935 से ही ये राजधानी उत्तर प्रदेश की रही है, ठीक है। ग्रेट, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि 1921 में इसकी शुरुआत हुई है ना, 1921 में इसकी शुरुआत हुई आंशिक रूप से, और 1935 में, यानी कि लगभग 14 साल लग गए इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा मिलने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, ठीक है, वो क्या है देखते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस राज्य का गठन और पुनर्गठन, है ना, इस राज्य का गठन कैसे हुआ और अंत में इसका पुनर्गठन कैसे हुआ, ठीक है। ओके, तो 1950 में मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी, है ना, कभी 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का फॉर्मेशन हुआ, इस राज्य का गठन हुआ, और इसीलिए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। उसके बाद 1956 में इस राज्य का, ठीक है, 1956 1 नवंबर 1956 को यूपी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी कि ये यूपी का पुनर्गठन हुआ, है ना। 1956 में क्या हुआ, यूपी का पुनर्गठन हुआ, राइट। ओके, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ईयर, वो है सन 2000 में यूपी का विभाजन हुआ। यूपी के जो 13 पहाड़ी जिले थे, इसके कितने जिले थे, 13 जो हिमालयन जिले थे, है ना, जो पहाड़ी जिले थे, उनको यूपी से अलग करके एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूपी को 2000 में 13 जिले से अलग करके उत्तराखंड नाम का एक अलग स्टेट बनाया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों डेट्स भी आप याद रखिए। इसके बाद आप ये देखिए कि जो यूपी का मैप है, ये यूपी का मैप आज कुछ ऐसा दिखता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1836 में कुछ अलग हुआ करता था, है ना, 1857 में कुछ अलग हुआ करता था, 1921 में कुछ अलग था, और फाइनली जाके इसका जो मैप है ये आपके सामने है इस तरीके से, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब हम स्टेट के सिंबल यानी कि राज्य की प्रतीक की बात करते हैं, है ना, ऑफिशियल सिंबल्स क्या है उत्तर प्रदेश के। ओके, जो पहला है वो है एनिमल, पहला जो एनिमल है वो है बारहसिंघा, यानी कि इसे स्वैम डियर भी कहते हैं। ये वेटलैंड्स में मिलता है। वेटलैंड मतलब कि आर्द्र भूमि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आर्द्र भूमि, है ना, जिसके लिए रामसर साइट का इन्हें स्टेटस भी दिया जाता है बहुत सारे आर्द्र भूमियों को, राइट, ठीक है। ये सब चीजें क्या है वो हम एनवायरमेंट में भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूपी का जो एक ये है सिंबल है, चिन्ह है, ठीक है, जो चिन्ह है उसे 1938 में एक्सेप्ट किया गया था, है ना। हमारा जो यूपी का उत्तर प्रदेश सरकार का जो चिन्ह है उसे 1938 में एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें मछली है ना, जिसमें मछली है। ये मैंने कहीं लगाया हुआ था इसका मैप, वो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। ये देखिए, जिसमें क्या है, जिसमें दो मछलियां हैं, दो फिशेस हैं, है ना, ये एक फिश, ये दूसरी फिश। और इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। जो ये मछलियां हैं ये उत्तर प्रदेश के, वो यूपी के जो नवाब थे, मुस्लिम शासक थे, उनका प्रतीक है ना। वो नवाब कौन थे, वो नवाब थे नवाब शादत अली खान, उनका नाम है नवाब शादत अली खान। ये मैं नोट कर लेता हूं, आप भी नोट कर लीजिए, नवाब शादत अली खान। इसके बारे में एक स्टोरी ऐसा फेमस है कि जब वो एक बार वो जमुना नदी के नाव यात्रा पर जा रहे थे, तो उन्हें बीच रास्ते में मछलियां दिखी, और तभी से उन्होंने मछलियों को एक शुभ संकेत माना और उन्हें अपने अवध के राज्य चिन्ह में शामिल कर लिया गया। और तभी से ये जो मछली वाला कल्चर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इसमें सिंबल में, राज्य के चिन्ह में, तभी से ये मछली वाला कंसेप्ट आता है। इसके अलावा एक और कहानी पॉपुलर है, ठीक है, इसके बारे में कि ये जो मछली का जोड़ा है ये मुगल साम्राज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च सम्मान, जो मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान था, जिसका नाम था माही मरातिब।
माही मरातिब से क्या है, ये प्रेरित है। ठीक है, ये था मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान। तो यहां से इन मछलियों को पिक किया गया, उठाया गया है हमारे राजकीय चिन्ह में। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे तीर और कमान है वो भगवान राम का प्रतीक है ना, भगवान राम का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लहरें दिखाई गई है, हालांकि यहाँ तो अभी इसमें नहीं दिख रहा है, जो लहरें दिखाई गई है, ठीक है, वो गंगा जमुनी तहजीब का ये प्रतीक है, गंगा जमुनी तहजीब को दिखाती है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सामंजस्य को दिखाती है। ठीक है, ये रहा हमारे उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम उत्तर प्रदेश के एनिमल राज्य एनिमल यानी कि राज्य, हम इसकी बात करें, राजकीय पशु की बात करें तो यह है बारहसिंघा। जो राजकीय पशु है यह है बारहसिंघा, और बारहसिंघा को हम स्वयं डियर भी कहते हैं, है ना। ओके, ऑलराइट। इसके बाद जो हम राजकीय पशु है, पक्षी है, उसकी बात करते हैं। राजकीय पक्षी क्या है, यह है सारस या क्रॉच। इसे इंग्लिश में इसका जो साइंटिफिक नेम है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये मुझे खोज कर बताइए, है ना, इसका आप मुझे खोज के बताइए। ऑल्सो इसका जो इंग्लिश में नेम है ये है सारस क्रेन। ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसके बाद फ्लावर की बात करते हैं, राजकीय फूल की बात करते हैं। ये है पलाश यानी कि टेसू। ओके, ऑल्सो इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर रंग है वो जलते हुए ज्वाला की तरह होता है, इसलिए इसका फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये जो राजकीय जो पुष्प है इसको 2011 में स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, राजकीय पुष्प। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो है अशोका ट्री, है ना, अशोका। और राजकीय खेल की बात करें तो वो है हॉकी। ये रहा कुछ स्टेट के इंपॉर्टेंट सिंबल्स यानी कि राजकीय प्रतीक के बारे में उत्तर प्रदेश के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला, ऑलराइट, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, यानी कि प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हम बात करने वाले हैं राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो सबसे पहले हम एक प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें। प्रशासनिक व्यवस्था तो यूपी को चलाने के लिए 18 मंडल में बांटा गया है, 18 मंडल में बांटा गया है। और जो सबसे नया मंडल है वो है हमारा अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल सबसे नया मंडल है। ठीक है, और 75 जिलों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल और 75 जिले होते हैं, और 4 आर्थिक संभाग हैं, यानी कि 4 इकोनॉमिक जोन है। क्लियर है, 4 इकोनॉमिक जोन है। ऑलराइट, और अगर हम पॉलिटिकल सीट्स की बात करें, कितनी पॉलिटिकल सीट्स अवेलेबल है यूपी में, तो लोकसभा की लगभग 80 सीट, लोकसभा में 80 सीट है। इसीलिए कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है ना। लोकसभा में टोटल 80 सीट्स हैं, और ये हाईएस्ट भी हैं। इसके अलावा राज्यसभा की जो सीट है वो है 31, ये भी हाईएस्ट है पूरे भारत में। पूरे भारत में राज्यसभा की जो सीट्स है वो यूपी में सबसे ज़्यादा है, और लोकसभा की भी सीट यूपी में सबसे ज़्यादा है। और विधानसभा की सीट की बात करें तो वो है 403। यूपी में टोटल 403 विधानसभाएं हैं, और 403 विधानसभा की सीटें हैं, और विधान परिषद की 100 सीटें यहाँ पे हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी जानकारियाँ हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस आपको इतना याद करना है, ये है, आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनसीआर और एससीआर की। एनसीआर क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। और एससीआर क्या होता है, स्टेट कैपिटल रीजन। ये जो एससीआर है एक ये नया टर्म है, ये नई चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट ही आ भी सकता है एससीआर के बारे में। ठीक है, काफी हॉट टॉपिक है ये। ओके, ऑलराइट, ठीक है। देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है एनसीआर के बारे में। एनसीआर में यानी कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है, वहां पे टोटल यूपी से टोटल 8 जिले इसमें शामिल किया गया है। यूपी के 8 जिले शामिल है किसमें, एनसीआर में, है ना। वो 8 जिले क्या क्या है, पहला है मेरठ, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, चौथा बुलंदशहर, पांचवा हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये इंपॉर्टेंट है कि शामली को सबसे लास्ट में शामिल किया गया, सबसे अंत में शामली को शामिल किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जल्दी याद नहीं होता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं एनसीआर में, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कितने, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट
यूपी के एनसीआर में शामिल हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एससीआर की बात करते हैं। जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से दिल्ली में हमारे राजधानी पे भार को कम करने के लिए एनसीआर बनाया गया था, उसी तरीके से हमारे राज्य की, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, उस पर पॉपुलेशन और ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा है, और उसको कम करने के लिए अब एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर बनाया जा रहा है। एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नया टर्म है, 2025 का ही इंफॉर्मेशन है ये, इसलिए आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एससीआर में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एससीआर बेसिकली मतलब होता क्या वो समझिए कि हमारा जो कैपिटल लखनऊ है, जो राजधानी लखनऊ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, बहुत ज्यादा ट्रैफिक का भार पड़ रहा है। उसी भार को कम करने के लिए जो हमारी राजधानी का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये एक प्रपोज है, ये प्रपोज प्लान है, और इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिस्ट्रिक्ट हैं हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ, ये खुद, ये 6 इसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जियोग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि भौगोलिक सीमाओं के बारे में, यानी कि इसका चौहद्दी, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो ठीक है, अब यूपी के टोटल जो 8 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये क्या करते हैं यूपी के जो, ठीक है, यूपी में टोटल, एक सेकेंड, जो यूपी है वो टोटल 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूपी टोटल 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री साझा करता है, के साथ अपनी सीमा साझा करता है, राइट, ओके। ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। अगर ऑप्शन में आता है वो है 9, ठीक है, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा वो जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सबसे लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है, और सबसे जो छोटी सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करती है, ठीक है, ओके। आपको मैं मैप में यहां दिखा सकता हूं, ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश का जो रीजन है, ये है मध्य प्रदेश का रीजन, ये पूरा मध्य प्रदेश का रीजन है, और सबसे बड़ी जो सीमा बाउंड्री है, जो सीमा है, वो मध्य प्रदेश के साथ ही शेयर होती है, ठीक है। और सबसे छोटा किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। वो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर का जिला है, सिर्फ ये जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ विशेष जिले हैं, ठीक है, आप इन्हें याद रखिए। ये विशेष क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जो सोनभद्र है, ये सोनभद्र जिला है, ये 4 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। 4 अलग राज्यों के साथ को ये टच करता है। वो कौन कौन से हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 4 के साथ। और जो सहारनपुर है वो 3 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, वो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। और जो ललितपुर है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 3 दिशाओं से, 3 तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं। ये है हमारा ललितपुर, ये देखिए, ये तीनों तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, राइट, तीनों तरफ से, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपको इसे रटना ही पड़ेगा, इसमें समझने जैसा कुछ है भी नहीं, ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यूपी की लगभग 579 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल की जो बाउंड्री है यूपी से, वो 579 किलोमीटर ये बाउंड्री साझा करती है। इसमें 7 जो जिले हैं यूपी के, वो नेपाल के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। वो 7 जिले कौन कौन से, आगे हम देखते हैं। पहला है पीलीभीत, इसके बाद है लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती, है ना। ये जो जिले हैं वो क्या हैं? यूपी के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके साथ ही आप महाराजगंज भी नोट कर सकते हैं, इसमें 6 हुआ। अगला है महाराजगंज, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो 7वां है वो है महाराजगंज।
महाराजगंज। क्लियर है? तो ये 7 जो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको कुछ समझने जैसा नहीं, आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके जो तैयारी में है इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।